हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स की अगली क्लास में। तो हमने चर्चा की थी भौतिक विज्ञान के बारे में कि भौतिक विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग रहा है, कहाँ कहाँ हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं और कौन कौन से महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, और हमने उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे प्रकृति में कुछ मूल बलों के बारे में, जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं अपने नेचर में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति में जो मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स जो है वो 4 प्रकार के प्राप्त हैं। ऐसे तो बहुत सारे बल है अपने लाइफ में, लेकिन हम जो फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं, मूल बलों की, वो 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार है, एक बार मेरे साथ में बोलिएगा। एक बार पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको चारों को मन में रिवाइज कीजिए कि 4 कौन कौन से हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तो हम इसके बारे में बेसिक देखते हैं। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तुएं उपस्थित हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, और उनके मध्य दूरी जो स्मॉल d है, तो उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, और वही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे वो 2 ग्रह हो, चाहे ग्रह और सूर्य हो, चाहे ग्रह उपग्रह हो, चाहे ग्रह और हम हो। जैसे हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, तो मैं और पृथ्वी, हम दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और जिसको हम डिनोट करेंगे न्यूटन के अकॉर्डिंग। कि अगर मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी, लेकिन एक बार पुनः अपन उसी चीज पर विचार करते हैं। मैंने 2 वस्तुएं ले ली हैं, 2 ऑब्जेक्ट लिया है जिनके द्रव्यमान मास m1 एंड m2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस दूरी है वो स्मॉल d है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि उन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, और वह बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी प्रकृति आकर्षण होती है। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 लिख दिया। और सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों को यदि मैं साथ में रखता हूं तो F का फॉर्मूला आ जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के चिन्हों को हटाता हूं तो F बराबर फॉर्मूला आ जाता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब आप कहेंगे बाकी सब सही चल रहा था सर, ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को हटाकर आपने यहाँ पर बराबर लिख दिया। तो इसके पीछे का कारण ये है, ये भी मैं आपको एक बादल के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं। देखो दूसरा बादल आ गया है, ध्यान से सुनिएगा। बादल ये है कि यदि मैं किसी प्रोपोर्शनल कोई 2 डिजिट दे रखी है, सपोज दैट a प्रोपोर्शनल टू b, तो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को मैं यदि हटाऊंगा यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर बराबर आएगा, और b के साथ में एक नियतांक आ जाएगा या नियत वैल्यू, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं।
तो प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो उसकी जगह बराबर प्लस मल्टीप्लाई में नियत कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। और इसका जस्ट अपोजिट, यदि कोई फॉर्मूला दे रखा है उसमें कोई नियत वैल्यू है, नियत मान है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैं हटा दूंगा, तो मैं उसको हटाऊंगा तो ये जो बराबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्रोपोर्शनल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनल से बराबर बनाया तो मैंने जी लिख दिया, और जी जो है वो एक नियतांक है। चूंकि हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए इस जी का विशेष नाम है, इसका नाम जो होता है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस जी की भी वैल्यू है। अब बात करते हैं हमारे अर्थ की। तो अर्थ की बात करता हूं तो ये अर्थ है, मेरी अर्थ अच्छी नहीं गोल बन रही है, समझने के प्रयास से अपन बता रहा हूं मैं सॉरी। पृथ्वी, ये पृथ्वी है और यहाँ पर हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मेरा द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। तो हम दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स का मान होता है कैपिटल G कैपिटल M। ये कैपिटल G तो होगा ही सही, कैपिटल M मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान मास, और स्मॉल m का मतलब मेरा द्रव्यमान मेरा मास, अपॉन d स्क्वायर, सॉरी अपॉन हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। और आप जान सकते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो रेडियस को कैपिटल R बोलता हूँ और ये होती है 6400 किलोमीटर। और मैं जो पृथ्वी की सतह पर ही खड़ा हूँ, तो पृथ्वी की सतह पर मुझे खड़ा होने के कारण जो d है उसको मैं R के बराबर मान सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं d नहीं लिख के R लिखूंगा। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ये जब ये चैप्टर बताऊंगा तब वापस डिटेल में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपॉन में d की जगह R स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा R स्क्वायर? क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मैं सरफेस के ऊपर हूँ या मैं सरफेस से थोड़ा ऊपर भी हूँ, तो वो वैल्यू जो है सपोज दैट h, और h कितना होगा, हाईएस्ट मेरे मकान के ऊपर, मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ तो मेरे मकान की वैल्यू हाइट जो है वो 20 मीटर है। अब 20 मीटर को मैं 6400 किलोमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर मैं 20 को इसमें ऐड करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वैल्यू में कुछ ज़्यादा फर्क आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर d को इसके बराबर ही मान लिया, r के बराबर। जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि एक स्मॉल g होता है जिसको आप बचपन से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम उसको 10 भी मान सकते हैं। तो स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल Gm अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये रही आपकी, तो इसकी जगह मैं स्मॉल g लिख सकता हूँ। तो हमारे पास f का फॉर्मूला आ जाता है m, और इसकी जगह मैंने g आगे लिखना था, मैंने पीछे लिख दिया था, f बराबर mg। आप लगाते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपका जो वेट होता है, वेट का फॉर्मूला W बराबर mg होता है। एक्चुअली में वो जो वेट है ना, भार, वो भार गुरुत्वाकर्षण ही है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है, वेट इज ग्रेविटेशन फोर्स। तो आपको जानकारी प्राप्त हुई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन ने इनके बारे में दिया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, F बराबर Gm1m2 अपॉन d स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले से हमने F बराबर mg प्राप्त किया। चलिए आगे चलते हैं। एक वापस इस g का मान कितना होता है, एक्चुअल मान तो 9.8 इंटू 10⁻⁻, एक्चुअल मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लगभग हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 10 मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और भार दोनों अलग होते हैं, सेम नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन बल के बारे में, फोर्स के बारे में पता चला आपको। सेकंड जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल। चलिए विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? देखिए एक्चुअली में आपको पूरे को विद्युत चुंबकीय बल को समझने से पहले आपको विद्युत बल को समझना जरूरी है, क्योंकि विद्युत बल की कंसेप्ट भी इसी में आती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन के पास लेके चलता हूँ। आपको याद हो तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन
3 नाटक करता है। पहला नाटक क्या था? इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है तब क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और जब ये गति करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सी गति? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और असमान गति करता है तब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो मेरी बात यही उसी से संबंधित है। तो मैं बात करता हूँ, पहले तो इसकी सामान्य परिभाषा देने का प्रयास करूंगा कि जब दो या दो से ज्यादा आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल होते हैं, उनको हम वैद्युत चुंबकीय बल के द्वारा दर्शाते हैं। चलो अब एक और बात, तो अब आप कहेंगे सर जी तो हमें थोड़ा और अच्छे से समझाइए इसके बारे में। तो मैं आपको बोलता हूं, देखो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल जो होता है वही विद्युत चुंबकीय बल होगा। विद्युत बल भी हो सकता है वो, तो कब विद्युत बल होगा, कब विद्युत चुंबकीय बल होगा, दोनों को समझते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं, तो जो आवेशित कण है, कौन कौन से आवेशित कण है एक्चुअली में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और भी हो सकते हैं, जैसे नील्स बोर ने हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब H+ आ जाएगा, हीलियम तो त्यागेगा नहीं संतृप्त अवस्था में। तो कोई भी एटम है या एलिमेंट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आयन आ जाते हैं, और वो आयन धनायन या ऋणायन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी आयन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होगा? तो आवेशित कण जो है यदि वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो एक भाई साहब आते हैं जिनका नाम है कूलाम। तो कूलाम जी ने बताया कि अगर कोई दो आवेश है, दो आवेशों के बारे में बताया, ध्यान से सुनना, कब? जब ये स्थिर अवस्था में हो। तो कूलाम जी ने बताया कि यदि कोई दो, कलाम जी नहीं है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है, ये कूलाम है, कूलाम। तो कूलाम जी ने बताया कि यदि कोई दो आवेश है जिनके आवेश का मान, जिनके ऊपर टोटल आवेश कुल चार्ज जो है वो Q1 और Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो d है, तो उन दोनों के बीच में विद्युत बल कार्य करेगा। वह विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहाँ इन दोनों के बीच में वर्किंग करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो जो फोर्स होता है F वो प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, तो Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात बोलूं तो F प्रोपोर्शनल टू 1/d², दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, या फिर प्रोपोर्शनल 1/d, दोनों को साथ में रखो तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2/d²। अगर थोड़ा अब मैंने पीछे वाले कंसेप्ट को याद करो, प्रोपोर्शनल के चिन्हों को हटाकर मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट रख दिया, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? F बराबर K Q1 Q2/d², और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलाम बल भी बोल सकते हो आप। K जो है वो वापस नियतांक आ गया यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये F जो है विद्युत बल है? जी हाँ, ये विद्युत बल है। तो विद्युत चुंबकीय बल नहीं है, ये नहीं है विद्युत चुंबकीय बल। क्यों नहीं है सर विद्युत चुंबकीय बल? क्योंकि ये जो आवेशित कण है वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय बल नहीं है। तो सर ये आकर्षित कब करेगा और प्रतिकर्षित कब करेगा? तो देखो दोनों पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ। आकर्षण, ये आकर्षण नेचर कब दर्शाता है और ये प्रतिकर्षण नेचर कब दर्शाता है? तो आकर्षण को बोलेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कब शो करेगा और रिपल्सिव प्रॉपर्टी कब शो करेगा, इन दोनों को शो करते हैं। तो समान आवेश होता है, समान आवेश का मतलब या तो धनावेश है, दोनों धनावेश है, या फिर दोनों ऋणावेश है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। समान शब्दों में आपको बताऊं तो समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल का नेचर होगा। मतलब कि सेम चार्ज्ड
हैविंग अ रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर आकर्षण की बात करें तो जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब विपरीत आवेश है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वह आकर्षण का सिंबल या नेचर शो करेगा। अब मेरे आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन ये बन गया, मुझे आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल होता है, उस विद्युत बल का प्रकृति कैसी होगी। Which nature of electric force is happen between which nature of electric force is happen between प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी प्रकृति का विद्युत बल लगता है। चलिए, विद्युत बल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, अब बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। तो ये कब लगता है, तो ये कब लगता है, ये जब लगता है जब आवेशित कण होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल, वो स्थिर नहीं होकर मोशन में है, गति कर रहे हैं। मोशन कर रहे हैं तो मोशन दो प्रकार से करते हैं। तो मोशन करते हैं तो मैंने कल आपको बताया यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही सही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो अब वह कण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो गति कर रहा है, इसके कारण उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, विद्युत चुंबकीय बल। और इसके बारे में एम्पियर भाई साहब है, लॉरेंज बायो-सावर्ट है, उन्होंने भी कुछ अपने मत दिए हैं। तो ये मत बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं आपको चैप्टर के समय यथा स्थान यथा समय अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय बल का। सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो फंडामेंटल फोर्स, मूल बलों में हमने दो बलों को देखा। तीसरा जो बल होता है वो होता है परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो होता है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, अब इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा देखो, दोनों को मैं साथ में ही समझाऊंगा। पहले मैं परबल नाभिकीय बल को बताता हूँ। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, सपोज दैट कि मैंने कार्बन ले लिया, तो मैंने कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन छोड़ो, मैंने रेडियम ले लिया, रेडियम की बात कर रहा हूँ। तो रेडियम की बात कर रहा हूँ, तो रेडियम का ये मैंने एक एटम बना दिया। इस एटम के, ये क्या है आपका एटम है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये है आपके न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा। इलिप्टिकल पाथ पर वह इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वह आपका विद्युत चुंबकीय बल होता है। और इसका नेचर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, ये तो आपको कमेंट में बताना है। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, वो भी इतनी कम जगह में, क्योंकि आपको पता होगा ये 10⁻⁻15 मीटर बहुत ही छोटा है। इतने छोटे जगह पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इतने मजबूती से बांध के रखने के लिए बल भी मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, तो उसी को हम बोलेंगे परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है परबल नाभिकीय बल? कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए आवश्यक जो बल होता है उसी बल को हम बोलते हैं नाभिकीय बल। और यह चूंकि यह बहुत ही परबल स्ट्रॉन्ग होता है, माना जाता है इसके बारे में प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, सबसे प्रबल बल जो है वो यही है न्यूक्लियर फोर्स।
नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए आवश्यक जो बल होता है। इसका नेचर जो होता है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है सदैव। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको। क्या बोला? नाभिकीय बल जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। मतलब प्रोटॉन के बीच में भी वही ताकत लगाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वही ताकत लगाएगा, और न्यूट्रॉन के बीच में भी वही ताकत लगाएगा। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि उसके ऊपर धनावेश है या फिर वो न्यूट्रल है। चलिए, तो ये प्रबल नाभिकीय बल हो गया। अब बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल की। तो ध्यान से सुनिएगा, रेडियम जो तत्व होता है वो रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता। अब ये रेडियो सक्रियता क्या होती है? वे तत्व जो नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो अब कहेंगे सर ये कैसे भाग लेते हैं, कोई उदाहरण बता दीजिए नाभिकीय अभिक्रिया का। तो उदाहरण में मैं बात करूं अल्फा डीके या फिर बीटा डीके। अल्फा डीके और बीटा डीके, एक और होता है गामा डीके। तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये तीनों रेडियो एक्टिविटी शो करने वाली अभिक्रियाएं हैं। इनमें एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कुछ बदलाव होता है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन, न्यूट्रॉनों की संख्या में भी परिवर्तन। किस प्रकार परिवर्तन होता है वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान न्यूक्लियस के जो एलिमेंट्स है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भाग लेते हैं, उसी को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और उसके दौरान जो उत्पन्न बल होता है, आवश्यक बल होता है, उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहेंगे। आप भी जान सकते हैं कि अगर ये प्रबल होता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता एकदम और कहता भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर ये दुर्बल बल है तभी तो वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो कम ज्यादा हो जाएंगे, वो कहेंगे जा, मुझे क्या मतलब है, तू जाना चाहता है तो जा। तो वो जब जाएगा तभी अल्फा या बीटा डीके होगा, इसी को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। और यह इसके पीछे का अगर कारण पूछे तो कारण है दुर्बल बल था इसलिए जाने दिया, प्रबल होता तो नहीं जाने देता। तो हमने मूल बलों को देखा, तो एक बार वापस देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो है वो है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति में चार मूल बलों को तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ संरक्षण नियम के ऊपर। तो संरक्षण नियम को पढ़ने से पहले संरक्षित राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। क्या होती है कंजर्व्ड क्वांटिटीज? ओके, किसी भौतिक अभिक्रिया के दौरान यदि कोई राशि है, उस राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब उसके मान में कभी कोई हेर फेर नहीं होता है, बदलाव उत्पन्न नहीं होता है। द क्वांटिटीज विच हैव नो मोर चेंजेस इन इट्स वैल्यू, दीज आर नोन एज कंजर्व्ड क्वांटिटीज। कौन कौन सी संरक्षित राशियां हैं? तो हम देख सकते हैं द्रव्यमान जो होता है, मास होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। संवेग, अगर एक समान वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो संवेग की बात कर सकता हूं मैं, टाइम की बात कर सकता हूं, समय। इस प्रकार से बहुत सारी राशियां हैं जो संरक्षित राशियां हैं, जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये सभी राशियां जो हैं वो संरक्षण के नियम को फॉलो करती हैं। तो संरक्षण के नियम कौन कौन से संरक्षण के नियम हैं? संरक्षण के नियम जो हमारे भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन। देखिए ये जो संरक्षण के नियम के मैं एग्जाम्पल आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, तो वह किसी एक पर्टिकुलर में नहीं लगते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लॉज जो है वो फॉलो होते हैं। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के नियम जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं। लॉ देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन LOC, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ LOC, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये आपके लीनियर मोमेंटम बोल दिया, लीनियर मोमेंटम है, और एक इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम भी होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के हिंदी में बोलूं तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये चार्ज मतलब आवेश संरक्षण का नियम। तो ये कुछ विशेष प्रकार के कंजर्वेशन लॉ हैं जिनकी भी हम स्टडी करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, अलग अलग परिस्थितियों में इसके अलग अलग मीनिंग मतलब निकलेंगे, लेकिन जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, इसका एक ही मतलब निकलता है। वो क्या है, अगर कंजर्वेशन किसी भी राशि या किसी भी नियम के आगे लगता है तो इसका एक ही तात्पर्य है कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब जब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों का मान जो पहले था वही रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास जो टोटल मास पहले था वही फाइनल मास होगा। आप पढ़ेंगे यांत्रिकी मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ेंगे, किसी भी टक्कर में संवेग सदैव संरक्षित रहता है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि टक्कर से पहले का कुल संवेग